हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। एमपी काउंसलिंग के बारे में बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, तो फाइनली मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है एमपी काउंसलिंग के गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग के से रिलेटेड। तो चलिए सीधे चलते हैं मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर, और हमेशा की तरह जो मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, उसी में अपन डायरेक्टली बात करते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे ये 19/9/2024 की नोटिस है, जो कि यूजी और पीजी दोनों से रिलेटेड करके एक साथ निकाली गई थी। इसमें कुछ खास बातें नहीं लिखी हैं, बस लिखा है एक दो चार पॉइंट से जो बेसिक बातें हैं। कुछ अलग होगा उसको मैं स्पेसिफिकली आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज ये पूरा पीडीएफ जो है आपको, जो भी आगे मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से इजीली मिल जाएगा। तो अगर आप लोग डिटेल में इसको पढ़ना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं एमपी काउंसलिंग के बारे में, तो जरूर वहाँ से जाके गो थ्रू हो लीजिएगा। बहुत सारे हेल्पफुल नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पे भी ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए एक पंजीयन कराना है और अभिलेख सत्यापन मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जरूरी है। एक रजिस्ट्रेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आगे क्या लिखा है यहाँ पे, मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेशानुमति प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के अनुसार चॉइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। मतलब कि आप जो फॉर्म भरेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे कह लीजिए, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बेसिस पर रिक्त जो सीट्स में आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, और सीट आपको मिलती है तो उसमें उसको आपको लेना अनिवार्य होगा, सीट आपको लेना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहे हैं, महाविद्यालय आवंटन के उपरांत अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले जाने ही है साथ में, एवं आवंटित महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की निर्धारित फीस के साथ। कई लोग बोलते हैं कि फीस वहाँ जाकर देना है कि नहीं, तो फीस देना है फर्स्ट ईयर का पूरा, ठीक, उपस्थित होना होगा। महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार फीस जमा कराते हुए ऑनलाइन प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो भी एडमिशन प्रोसेस है वो भी एक ऑनलाइन प्रोसेस ही होगा। आगे, किसी भी शासकीय, स्वशासी और निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विद्या महाविद्यालयों की फीस की जानकारी संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, एक उसका साइट आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको पूरे प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस स्ट्रक्चर है उसको आप देखकर समझ पाएंगे। AACCC एमपी ऑनलाइन द्वारा संपन्न ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी स्टेट काउंसलिंग के लिए अपात्र होंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे कि एलिजिबल रहेंगे कि नहीं सर, स्टेट का कर सकते हैं पार्टिसिपेशन कि नहीं, तो ये उसका आंसर हो गया आपके लिए कि अगर आपको AACCC में सीट मिली हुई है, आप प्रवेशित हैं, तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए अपात्र हैं। क्लियर। आगे, ये बीएमएस के लिए था कि अगर आप बीएमएस में एडमिशन आप मिलता है आपको और सीट आप छोड़ देते हैं आगे जाने के पहले ही, तो 2 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी सीट में कोई आने वाला तो है नहीं, पूरी काउंसलिंग समाप्त हो गई तो नुकसान हो गया सीट का, तो गवर्नमेंट उसको 2 लाख रुपए ले लेगी बोल रहे हैं। पीजी के केस में वही जो 15.2 में लिखा है 5 लाख रुपए। बाकी डिटेल पॉइंट आप इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ खास यहाँ पे नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट मैं आपको टाइम टेबल पहले दिखलाता हूँ, आफ्टर दैट प्रोसेस क्या है उसको अपन बारे में डिटेल बात करेंगे, क्योंकि प्रोसेस में आप लोग हर बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या होगा कैसे होगा, तो प्रोसेस में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहले अपन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन में क्या क्या डेट पे क्या क्या चीज़ ध्यान रखती है वो देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। प्रथम द्वितीय तृतीय चरण काउंसलिंग स्टेट कोटा MD/MS आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी सभी के लिए दिया गया है। तो 11/10/2024, आज 10 अक्टूबर है, तो 11/10/2024 से 14/10 तक रात के 12 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। फिर कुछ गलती कर जाते हैं उसमें, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट फैसिलिटी 11 से 15 तारीख तक के शाम के 5 बजे तक का समय आपको दिया गया कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको एडिट ईजिली कर सकते हैं। फिर अभिलेख सत्यापन, प्लीज नोट दैट वंस द कैंडिडेट्स डिटेल हैव बीन वेरीफाइड दे विल नॉट बी एबल टू मेक एनी फर्दर चेंजेस टू देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो 13 से लेकर 15/10/2024 शाम के 5 बजे तक आपका अभिलेख सत्यापन किया जाएगा। रिक्त सीटों की स्थिति, मतलब कि कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी सीट्स किस कैटेगरी में खाली हैं, तो वो 14 अक्टूबर को डिस्प्ले किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो आएगी आप लोग के स्टेट की एमपी की 16 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, जिसको हम चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ये सब चीज़ें बोलते हैं, तो 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप ये कर पाएंगे। मतलब कि 16 तारीख तक आप निर्णय कर लीजिए कि आपको सेंट्रल में जाना है, स्टेट में जाना है, उसके बाद आप आगे निर्णय कर पाएंगे, क्योंकि मेरिट लिस्ट दिख जाएगा आपको, तो आपको एक रफली आइडिया तो लग ही जाएगा कि आप कहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सीट मिलने की, है ना। आगे चॉइस फिलिंग लॉकिंग एडिट करने की सुविधा 17 से लेकर 20 तारीख तक हो, तो ठीक है।
आगे सीट आवंटन देखते हैं। 24 अक्टूबर को आपका सीट आवंटन मतलब किसको कौन सी सीट अलॉट हुई है आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। महाविद्यालय में औपचारिकताएं पूर्ण कर अस्थायी प्रवेश प्राप्त करने की तिथि 25 से 28 तक का समय दिया गया है, ताकि आप जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। और 25 से 28 के बीच में ही आप एडमिशन लेकर कॉलेज को छोड़ भी सकते हो। उसके बहुत सारे अलग अलग नियम है, वो सब एक बार आप देख लीजिएगा। उससे आप प्रवेश निरस्तीकरण करके जो लिखा है वो भी आप कर सकते हैं। फिर आगे प्रवेश काउंसलिंग के अंतर्गत द्वितीय चरण का कार्यक्रम निम्नानुसार है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको ज़्यादा नेसेसरी टाइम लंबा नहीं खींचता हूँ आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी आपको क्या करना है, ayush.mp.gov.in या फिर ayush.mponline.gov.in में बराबर आपको फॉलो करते रहना है, यहीं से आपको डिटेल मिलेगी। और हर स्टेप्स की काउंसलिंग को मैं प्रॉपरली वॉच नहीं कर पाता हूं, तो अगर किसी फेज़ में किसी पॉइंट में आप फंसते हैं तो मुझे याद कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। अब आगे चलते हैं कि प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा वो भले ही लेंदी हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको बतलाई दूँ। वैसे एक चीज़ और दिखला देता हूँ, यही स्टे वैकेंसी राउंड, अगर कुछ बच जाती सीट्स तो उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड का भी यहाँ पे प्राविधान रखा गया है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन दिया गया है। अच्छी बात यह है कि हर राउंड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा आप नहीं बोल रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सुमेश कुशवाहा पे इजीली ये मिल जाएगा आपको। अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा पूरा ब्राउजर लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रोसेस में एडमिशन होना है, कैसे कैसे लिखना है। तो बहुत कुछ यहाँ पे लिखी हुई बातें हैं, तो कुछ बातें मैं जल्दी जल्दी जो समझा पाऊंगा, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं 2-3 पॉइंट्स, तो उसको हम आराम से देखेंगे। बाकी हम जल्दी चलेंगे। एक तो हर स्टेट में मेडिकल ऑफिसर्स के लिए स्पेसिफिक क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में सीट्स वैकेंट रहती हैं। उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासकीय सेवारत अभ्यर्थी के लिए 25% सीट केवल क्लिनिकल विषयों में आरक्षित रहेंगी। इन विषयों में आरक्षित सीटों पर ही प्रवेश को पात्रता रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक क्लिनिकल सब्जेक्ट में मिलता है। आगे जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी दे रहे हैं कि जिन्होंने प्रवेश वर्ष के 31 दिसंबर मतलब इस साल जैसे एडमिशन लेना है तो इस साल के 31 दिसंबर को मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो। मतलब कि आप अगर रेगुलर बेसिस पर पोस्टेड है, इसलिए मैं संविदा वाले चीज़ को अवॉइड करने की बात आपको करता हूँ कि रेगुलर पोस्टेड में अगर आप हैं, रेगुलर पोस्टिंग में, तो 5 साल के अगर आपने ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया है तो आप इस साल के लिए एलिजिबल हैं। मतलब मेडिकल कोटा मतलब मेडिकल ऑफिसर कोटा से आप पीजी कर पाएंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश के समय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विभाग में 5 वर्ष का सेवा देने संबंधी 10 लाख का बॉन्ड देना होगा। मतलब कि ये उनके लिए है जो मेडिकल ऑफिसर हैं और एजुकेशनल लीव में यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पीजी करने के लिए। तो पीजी करने के बाद कहीं आप भाग जाए, कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा करके जो क्या बोलते हैं कि आप एक बॉन्ड देंगे कि 5 साल बाद मतलब पढ़ने के बाद 5 साल तक आप उसी डिवीजन में का मतलब उसी विभाग में आप अपने आयुष विभाग में ही सेवा देंगे। उसका 10 लाख का बॉन्ड यहाँ पे कहा गया है। आगे जो फीस है कॉलेज की वो आपको जमा करनी ही पड़ेगी और मैक्सिमम एज लिमिट कहा गया है 45 वर्ष। बाकी सीट कैसी क्या उपलब्ध हो आप एक बार देख लीजिएगा, साइट पे ही आपको हमेशा दिखलाता रहेगा। इसको हम आगे बढ़ते चलते हैं। फिजिकली चैलेंज की भी बात यहाँ पे की गई है। प्रवेश हेतु न्यूनतम विकलांग पात्रता क्या क्या था आप सभी को पता है कि मिनिमम तो यही है कि AIA PGT आपने दिया है और उसको क्वालिफाई किया है। बिल्कुल याद रखिएगा, क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है। ऐसा मत सोचिएगा कि स्टेट का है तो काम चल जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, तो अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय एवं स्वयं उपस्थित रहकर, खुद उपस्थित रहना यह याद रखिएगा, किसी को भेजने से काम नहीं चलेगा अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन आ जाए, वो बात अलग है। फिर निम्न मूल दस्तावेज प्रोफार्मा 1 सहित, आगे नीचे एक प्रोफार्मा 1 है, उसमें ये सब दस्तावेज के फोटोकॉपी अटैच करने हैं, साथ में उसको लगाना है और ये सबको ओरिजिनल लेके जाना है आपको दिखाने क्या क्या। और AIA PGT ऑल इंडिया का रिजल्ट स्लिप फोटो का सहित, एडमिट कार्ड सहित ये सब ले जाना है आपको। AIA PGT का अंक सूची ले जाना है, 10वीं 12वीं का अंक सूची ले जाना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अलग से है, क्योंकि यूजुअली हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में होता है कि 10th के रिजल्ट में ही बर्थ सर्टिफिकेट इंक्लूडेड रहता है। अगर आप यहाँ अलग अलग है तो वो सब चीज़ें साथ में ले जाइएगा। ठीक, यथा योग्य BAMS BHMS BUMS के समस्त प्रॉफ की अंक सूची। तो इसमें एक बात को ये भी बतला दूं कि अगर आपका बैक लगा होगा तो उनको भी आप कलेक्ट करके ले जाइएगा। ठीक, वहाँ पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भूलिएगा मत, हमारे NAM में बहुत से बच्चों ने इसको नहीं फिलअप किया था क्योंकि लिखा नहीं था वहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वैध पहचान मतलब कोई भी एक मतलब ID ले जाना है आपको। मूल निवासी प्रमाण पत्र, क्योंकि मूल निवासी वाला ही इसमें रहेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र अगर वो एप्लीकेबल रहेगा तो, वैसे ही OBC के लिए अगर वो एप्लीकेबल है तो वित्तीय वर्ष का जो काउंसलिंग सत्र से 1 वर्ष से अधिक पूर्व का ना हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। फिर दिव्यांग अगर PhD चाहे PWD चाहे कैंडिडेट हैं आप तो उसको देखिएगा।
फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको बनवा लेना है, बनवा सकते हैं। अंतिम संस्था में जहाँ भी आप पहले पढ़ रहे थे, मतलब बीए में से आपने किया है, तो TC मिलता है, वो लेके ही जाइएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे कॉलेज से हमको TC नहीं मिला है, केवल माइग्रेशन से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से मिलता है, जब हम यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं। TC कॉलेज से ही प्रोवाइड की जाती है हमको, ठीक है, मिलता ही मिलता है वो। अगर आपको नहीं मिला है, आप जाके अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। TC और CC मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी। काउंसलिंग समिति में प्रावीण्यता सूची, जो भी आपका लिस्ट आएगी ना, उसका प्रावीण्यता सूची मिल जाएगा उसमें। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको अपन देखते हैं क्या है। तो ये तैयार करेंगे, वो सबसे अपने मतलब नहीं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 500 रुपये है। साइट का नाम तो मैंने आपको बतला ही दिया है। अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु पंजीयन का अवसर सभी चरणों में प्रदान किया जाएगा। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको ऐसा डाइसी लग रहा हो कि सर मैं भी सेंट्रल में हूँ, स्टेट में लूँ कि ना लूँ, क्योंकि स्टेट में अगर मिलेगा तो आपको लेना है, क्योंकि आप इनएलिजिबल हो जाएंगे अगर ऐसा करते हैं तो। इसलिए यहाँ पे क्या किया है कि आप फर्स्ट में मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में आइए, सेकंड में आइए, तब भी थर्ड में आइए। मतलब जब भी आपको आना है तो रजिस्ट्रेशन करने का अवसर आपको दिया जाएगा। अभिलेख सत्यापन होगा ही होगा, ठीक है। अभिलेख सत्यापन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय, स्वशासी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालय में अपने समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन करा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तत्सम MP ऑनलाइन के पोर्टल में विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, तो उसको आप हमेशा वॉच करते रहिएगा, साइट को पता चल जाएगा आपको। आगे हम बढ़ जाते हैं। संस्था का चयन, जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे उस दौरान ये बोल रहे हैं कि 50 रुपये का और आपको पोर्टल शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये सब वाला ऑप्शन आप कर पाएंगे। एक नया चीज़ हो गया MP के लिए स्पेसिफिकली। अब आवेदक का आवंटन निर्धारित तिथि तो ही आयुष mponline.gov पोर्टल पे आपको जाना है, लॉगिन करना है। अलॉटमेंट लेटर अगर है तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। रिपोर्टिंग मतलब कि अगर आपको सिलेक्शन मिल जाता है, आपके कॉलेज मिल जाती है आपको, तो आपको जाकर वहाँ रिपोर्ट करना है। सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी छाया प्रति भी ले जाना है। अब आवंटित महाविद्यालय जाकर मूल अभिलेख हो, एक तो आपको पहले कराना है जो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। उसके बाद अगर प्राइवेट की ओर जा रहे हैं आपको, तो वहाँ भी वापस अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे ले जाने हैं और सत्यापन कराना होगा। सही पाए जाने पर सुनिश्चित करना होगा आपको अपना एडमिशन। अदरवाइज ऐसा ना करने की स्थिति में आवेदक का आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। और एडमिशन के बारे में एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी काउंसलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा। मतलब कि जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है उनके प्राचार्य के नाम पर आपको लेटर लिखना है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हो चुका हूँ। याद रखिएगा, लेटर लिखना है, उसका एक रिसीविंग लेना है और साथ में प्रवेश के समय निर्धारित प्रवेश शुल्क संबंधी महाविद्यालय को दे या डिमांड ड्राफ्ट आप DD पेश कर सकते हैं, DD बनवा सकते हैं फीस की। फीस के लिए आपको साइट मैंने बता दी, वहाँ से आपको फीस मिल जाएगी और इसके बाद आप DD बनाकर दे सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ और खास बात यहाँ पे लिख दी हो तो प्रथम चरण की काउंसलिंग, चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर देता हूँ आपके लिए कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है वो कराना है, उसके बाद आप एलिजिबल हैं। प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। आपको एक लॉकिंग ये सब करना है। फिर निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जाएगा, जो टाइम टेबल मैंने आपको इसके पहले बतला दिया है। फिर आवंटन के पश्चात 2 विकल्प होंगे, इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु संतुष्ट चयन कर सकते हैं, मतलब या तो आप सेटिस्फाइड करके आप ज्वाइन कर लीजिए उसी कॉलेज को, या फिर बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु मतलब कि ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन का विकल्प दे सकते हैं। मतलब एडमिशन आपका हुआ तो आपको एडमिशन लेना ही लेना, ये एक कंपलसरी चीज़ हो गई। साथ में 2 ऑप्शन आप चुन सकते हैं, या तो आप जो मिल गया उसी में खुश हैं, मान लीजिए आपका जो टॉप प्रायोरिटी थे वही मिल गई तो बेस्ट है आपके लिए, वही आप उसी में खुश हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपग्रेड करने के लिए डाल सकते हैं ऑप्शन, अपग्रेड आप कर सकते हैं। आगे लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन पत्र में सेटिस्फाइड ऑप्शन दिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज, उनकी छाया प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क से उपस्थित होना होगा। तो सेटिस्फाइड कर दिए तो पूरा आपको डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाना है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन के पश्चात कोई भी विकल्प नहीं दिया है या सेटिस्फाइड विकल्प दिए जाने के उपरांत भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटन सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। और पर आपको एक पॉइंट और ये दे रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे, पर आप अपात्र नहीं किए जाएंगे। आप मतलब आपको सीट मिली तो ज्वाइन करने में 2 ऑप्शन है, या तो आप सीट को लेके सेटिस्फाई होगा कि हाँ मैं खुश हूँ, दूसरा अपग्रेड करने के लिए डाल सकते हैं, तीसरा
ऑप्शन यहाँ पे ये भी दिया जा रहा है कि आप ज्वाइन करने नहीं जाएंगे तो वो सीट निरस्त हो जाएगी आपकी, बट बेस्ट पॉइंट ये है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा, ये अच्छी चीज़ हो गई। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड में भी रहेगा अवेलेबल, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, उसको अपन देख लेंगे बाद में। अब फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे क्या लिखा है तो इसको देख लेते हैं। फीस वापसी क्या लिखा है, इसको एक पॉइंट देख लेते हैं। फीस जो आपने पेमेंट करेगी, सीट मिल गई आपको, कॉलेज मिल गई आपको, जाके आपको वहाँ जमा करना है, पैसे पूरे देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसलिंग के तृतीय चरण तक, थर्ड राउंड तक महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन सीट छोड़ने, प्रवेश निरस्त करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क से 10% राशि काटकर, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपये ही हो सकती है, शेष राशि लौटाई जाएगी और तृतीय चरण के पश्चात प्रवेश निरस्त करने पर केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी। मतलब कि अगर थर्ड राउंड के बाद भी अगर आप कैंसिल कराते हैं अपना एडमिशन को, तो आपने कॉलेज में जो भी कॉशन मनी जमा की होगी केवल वही बस मिल पाएगा, बाकी सब पैसा जब्त हो जाएगा, क्योंकि कॉशन मनी सबसे कम होता है। ठीक, आगे बाकी पूरा डिटेल लिखा है कि कितने दिन तक रहना है, कितने दिन तक छुट्टी है, मतलब पीजी में कैसे क्या क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। प्रोफार्मा जरूर मैं आप लोग को दिखला देता हूँ, यहाँ पे नीचे प्रोफार्मा भी इसमें लगा हुआ है और एक फी स्ट्रक्चर भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसमें एक दिया है फी, तो उसको भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, एक फी देखिए यहाँ पे लिखा है शिक्षण शुल्क शासकीय स्वशासी आयुर्वेद होम्योपैथी यूनानी महाविद्यालयों की फीस। तो ये गवर्नमेंट के बारे में ही बात हो रही है, बस प्राइवेट के बारे में मैंने आपको बतला दिया जो संस्था है, या फिर उनसे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे शिक्षण शुल्क आयुर्वेद के बारे में बस मैं यहाँ बात करूँगा, बाकी दूसरे विषय वाले होंगे वो उसको देख सकते हैं। 45,000 आपका एडमिशन फीस है, मतलब शिक्षण शुल्क है, एजुकेशन फीस है। स्टूडेंट फंड में आपको 1,500 रुपये देने हैं। सुरक्षा निधि मतलब कि जो रिफंडेबल है, सिक्योरिटी मनी जिसको हम बोलते हैं, वो 10,000 रुपये है। शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क जो कि आपको ईयरली कराया जाता है, मतलब कि विजिटिंग, वो 4,000 रुपये की है। छात्रावास सुरक्षा निधि अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हैं तो जो कि रिफंडेबल होता है। छात्रावास की सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपये। छात्रावास निवास शुल्क, छात्रावास में रहने का शुल्क है 20,000 रुपये प्रति वर्ष, ये है ना। तो टोटल इस प्रकार से आप ये फीस देख पाएंगे। और फीस आपको बाकी चीज़ें देखनी तो ये एक साइट है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यहाँ से आप बाकी चीज़ों की फीस भी देख पाएंगे। बाकी कॉलेजेस की फीस यहाँ से आप एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही है वो प्रारूप जिसके साथ आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आज दिनांक जिस भी डेट को आप रहेंगे, यहाँ पे एक डेट डालना है आपको। निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र या मूल अभिलेख के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ या रही हूँ, ऐसा करके पूरा लिखा होगा। जो भी आपका AIA PGT का रोल नंबर है वो यहाँ पे भरना है। मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक ये आपको भरना है, मतलब कि MP का जो मेरिट रहेगा उसमें आपका जो आ रहा है उसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक, जो एग्जाम दिए थे आप उसमें आप कितना नंबर पाए वो लिखना है। आपका पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा, बड़े बड़े शब्द जैसे मेरे को लिखना है सोमेश, तो SOMESH ऐसे करके लिखना है। माता पिता अभिभावक का पूरा नाम, इसको भी कैपिटल में ही लिखिएगा, पता लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, अपना भी फैमिली का भी लिख दीजिएगा। श्रेणी जौन सी श्रेणी थी वो लिखिएगा। संवर्ग आपका जो है वो लिखिएगा। मूल प्रमाण पत्र जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो सब यहाँ पे टिक करते चलना है। देखिए डब्बा इसलिए बना कि आपको लिखना है यहाँ पे कि कितने हैं। एक संख्या थी, मान लीजिए BMS का आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे 4 है। मान लीजिए हमारे जैसे अगर 3 प्रॉप है तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 है। अगर मान लीजिए सप्लीमेंट्री वाला रहा वो सब भी मिला दे रहा है तो उसको जितनी संख्या होगी वैसे आप गिन के लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे आपको पूरा फिलअप करनी है। अंतिम में नाम लिखना है, साइन करना है, डेट डालना है। ठीक है। दूसरा, अभिलेख सत्यापन सूक्ष्म परीक्षणों पर जांच समिति द्वारा भरा जाएगा। जो भी जांच समिति ये लोग एक डिजाइन करेंगे उसमें फिर आपको वहाँ जाना है, वो सदस्य लोग अपना साइन ठप्पा करेंगे। इसमें अपना काम नहीं है, पन्ना बस को आप निकाल के रखते रहिएगा। ऐसे करके पूरा यहाँ पे MP की काउंसलिंग का पूरा ये प्रोसेस लिखा हुआ है, जो आई होप कि आपके समझ में आसानी से आ गया होगा और आप अच्छे से MP की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। जो बच्चे इसमें शामिल होते हैं, जिनको सीट मिलती है, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता महसूस हो रही हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपकी सहायता कर पाने की। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।